रेड सी के अंदर हुसीज और यूएस फोर्सेस अब तकरीबन आमने सामने आ चुके हैं और लाइव बैटल का आगाज हो चुका है। पहले तो हम देख रहे थे ना कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो रही थी या जवाब में कार्रवाइयां होती थी। हुसीज पहले हमला करते थे, फिर अमेरिका आता था। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक बाकायदा जंग का आगाज हो गया है और वहां से मिसाइल दागे जा रहे हैं, उनकी कश्तियों को तबाह किया जा रहा है और जवाबन हमले किए जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि यूएस और यूके के साथ साथ अब फ्रांस भी इस बैटल में शामिल हो चुका है। वेस्टर्न कैंप में फ्रांस भी अब हुसियों पर हमले करना शुरू हो गया है, जिसकी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यूएस, यूके और फ्रांस की फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने हुसीस के दर्जनों हमलों को रिपेल किया है और उनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया है रेड सी के अंदर। किस तरह? यूएस मिलिट्री ने कहा है कि हमने तकरीबन 28 अनक्रूड एरियल व्हीकल्स उनको तबाह किया है। उनको रेड सी के अंदर हमने निशाना बनाया जो कि हमारी कश्तियों की तरफ आ रहे थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। 28 यानी कि ड्रोन्स को, जो ड्रोन मिसाइल्स थे हुसीज की तरफ से आ रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय किया है। अमेरिकन फोर्सेस के मुताबिक हुसीज ने एक लार्ज स्केल अटैक लॉन्च किया हमारी कार्गो शिप्स और वॉरशिप्स पर, जिसके बाद हमें ये निहायत एक्शन लेना पड़ा। यानी हुसीज की तरफ से एक लार्ज स्केल हमला लॉन्च किया गया यमन की तरफ से, एक गल्फ ऑफ आइडन में बाब अल मंडब स्ट्रेट के करीब। तो इस हवाले से हुसीज ने क्लेम किया कि यूएस की जो कमर्शियल शिप है प्रॉपल फॉर्च्यून, उसको निशाना बनाया है और इसके अलावा यूएस डिस्ट्रॉयर्स जो कि मल्टीपल तादाद में थे, उनको भी निशाना बनाया है। यानी कि मतलब इनका आप जिगरा चेक करें, इनकी हिम्मत चेक करें कि मल्टीपल यूएस वॉरशिप्स को उन्होंने एक ही गो में निशाना बनाया है और एक बहुत बड़ी कार्गो शिप को। इस हवाले से हुसीज के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने कहा कि हमने 2 मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए पैरेलल में, जिसमें पहले में उन्होंने यूएस बल्क कैरियर प्रॉपल फॉर्च्यून को टारगेट बनाया है गल्फ ऑफ आइडन में, और दूसरे ऑपरेशन में हुसीज ने यूएस की वॉरशिप्स को निशाना बनाया है और यूएस के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको भी टारगेट किया है। और इस हमलों में तकरीबन उन्होंने 37 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इस हवाले से यूएस आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ मल्टीपल मिसाइल दागे गए लेकिन हमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ और हमने बर वक्त इन सब मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस हवाले से यूके के जो डिफेंस स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और हुसीज के मल्टीपल ड्रोन्स को निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से हुसीज के ख़िलाफ़ जो अपने ऑपरेशन है उसको जारी रखेंगे जब तक ये अपनी कैंपेन को ख़त्म नहीं कर देते। हम अपने पार्टनर्स के साथ रेड सी का दिफा करते रहेंगे ताकि जो कार्गो शिप्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको सिक्योर बनाया जा सके। इस हवाले से उन्होंने अपनी टाइप 23 नेवल फ्रिगेट का इस्तेमाल किया था। इस हवाले से फ्रांस की बात करें तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हुसीज के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और फ्रांस की एक वॉरशिप और फाइटर जेट्स ने हुसीज के हमलों को काउंटर करने में अपना किरदार अदा किया। फ्रांस की वॉरशिप और फाइटर जेट्स ने तकरीबन 4 हुसीज ड्रोन्स को निशाना बनाया और उनको न्यूट्रलाइज किया, फ्रांस के दिफाई स्पोक्स पर्सन के मुताबिक। इस हवाले से फ्रांस ने कहा कि हमने अपने एक यूरोपियन नेवल मिशन को सिक्योर करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और इसके अलावा उनके मुताबिक यूरोप की एक कार्गो शिप भी थी जिसको हमने सिक्योर किया, जिसके साथ हम चले और पूरे पैसेज में उनको हमलों से बचाया। यूरोप की एक कार्गो शिप थी ट्रू कॉन्फिडेंस, जो कि हुसीज के हमलों की जद में आ गई थी और उन्होंने बाद में अपने जो यूरोप के पार्टनर्स हैं उनसे रब्ता किया और उसके बाद फ्रांस की जो नेवी है वो हरकत में आई और उन्होंने हुसीज के ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपनी कश्तियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इसके अलावा यूएस मिलिट्री ने यह भी क्लेम किया है कि हुसीज के हमलों में पहली बार किसी जानी नुकसान की इतला मिली है और 3 सेलर्स मारे गए हैं हुसीज के हमलों में। ये पहली बार हुआ है जब से नवंबर से हुसीज ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था रेड सी के अंदर, तो किसी जानी और माली नुकसान की बड़ी इतला नहीं मिली थी। यानी उनकी कश्तियों को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंच रहा था लेकिन किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आ रही थी। और अब यूएस के मुताबिक तकरीबन 3 सेलर्स मारे गए हैं जिनका ताल्लुक फिलीपींस और वियतनाम से था।
ये हमले हूसियों ने गल्फ ऑफ आइडन के करीब एक मर्चेंट शिप पर किए थे, जिसके बाद इस जानी नुकसान की इतला मिली है। और इसके अलावा जो कार्गो शिप ट्रू कॉन्फिडेंस जिसका नाम था, उस पर हमले की जिम्मेदारी भी हूसियों ने कबूल की है। और इंटरेस्टिंगली ये यमन की जो पोर्ट है आइडन, उससे तकरीबन 93 किलोमीटर दूर थी। यानी हूसीज की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है रेड सी के अंदर। अपनी कोस्ट से अगर देखें, यमन की कोस्ट से अगर आप मेजर करें तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर्स तक ये हमला इन्होंने समंदर के अंदर किया। और ट्रू कॉन्फिडेंस जो कार्गो शिप थी, इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इसमें आग भड़क उठी थी। और यूएस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अब तक का सबसे डेडली अटैक है जो हूसीज की जानिब से लॉन्च किया गया है अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन एसेट्स की जानिब। हूसीज ने सबसे पहले कहा था कि हम इजरायली बाउंड शिप्स को निशाना बनाएंगे। उसके बाद यूके और यूएस मैदान में आ गए। जब से उन्होंने यमन के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स शुरू किए हैं हूसीज के ठिकानों पर, तब हूसीज ने कहा कि अब हम यूएस और यूके की शिप्स को भी नहीं छोड़ेंगे, और इस हवाले से वो अटैक्स कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनको इस सारी कश्तियों की डिटेल के कौन सी कश्ती कहाँ से गुजर रही है, किस मुल्क से उसका ताल्लुक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको ईरान प्रोवाइड कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि ये हूसियों की अपनी कार्रवाई है। और हमने ये भी देखा था कि हूसीज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्बोल्डन हो रहे हैं अपने मुल्क में, उनके मुखालिफ ग्रुप भी उनका साथ दे रहे हैं। और इस वक्त हिजबुल्लाह के भी बहुत से फाइटर्स यमन के अंदर हूसीज को ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी कार्रवाइयों को एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और जो सारी जो इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, वो उनको ईरान प्रोवाइड करता है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है, जो अटैक्स को लॉन्च करना होता है, वो हूसीज की कार्रवाई हैं। और इसलिए अमेरिका उनके जो रेडार सिस्टम है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनके जो असलहा डिपोज़ हैं, उनको निशाना बना रहा है यमन के अंदर। और उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है यूएस और यूके की जानिब से। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस और यूके यमन के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स तो कर रहे हैं, हूसीज को कमज़ोर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हूसीज उस तरह कमज़ोर नहीं हो रहे और उनकी कैपेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप देखें, इतने ज़्यादा हमलों के बाद वो इतना बड़ा हमला लॉन्च करने के काबिल हुए हैं रेड सी के अंदर। उन्होंने थरथल्ली मचा दी है कि अब फ्रांस को भी इस बैटल को ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो इससे पता लगता है कि इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कोई ख़ास उसमें कोई कमी नहीं आई, जबकि यमन के अंदर इन पर स्ट्राइक्स शुरू हुई हैं। तो यही चीज़ यूएस जो डिफेंस तज्ज़ियाकार हैं, जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है कि इनकी कैपेबिलिटीज़ में कमी क्यों नहीं आ रही, इनकी कार्रवाइयों को खातिर खा उसमें कमी क्यों नहीं आ रही। हूसीज और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि यूएस को सबसे पहले गज़ा की जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, तब आकर यहाँ पर ये कोई कार्रवाई करे। पहले वहाँ इजराइल को रोके, क्योंकि हूसीज भी जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो इजराइल की वजह से कर रहे हैं कि इजराइल जब तक गज़ा के लोगों पर अपनी बर्बरियत जारी रखेगा, हम तब तक इस तरह के हमले रेड सी के अंदर जारी रखेंगे। और इस हवाले से अमेरिका मतलब सऊदीज़ को, चाइनीज़ को बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें, मतलब हूसीज़ को ठंडा करने में, लेकिन वहाँ से कोई उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही। इसलिए इनको खुद ही ये ऐसे एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल को वहाँ पर उस तरह पुश नहीं कर रहा कि वो अपनी कार्रवाइयों में कमी कर दे। बाइडेन ने कोशिश की थी कि रमज़ान से पहले कोई सीज़ फायर हो जाए, उस हवाले से भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि हूसीज ने यूके ओन्ड शिप रूबी मार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके अंदर जो जितना फर्टिलाइज़र और तेल था वो समंदर में बह गया। उसका जो पूरा अमला था वो कश्ती को छोड़कर सेफली इवैक्यूएट कर गया और वो कश्ती गल्फ ऑफ आइडन में डूब गई। और इस चीज़ को भी हूसीज ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री क्लेम की कि हमने ये गोरों की पूरी एक कश्ती को ही डुबो दिया, इतनी बड़ी कार्गो शिप को, और उसके बाद इस तरह के हमले। अब हम देख रहे हैं जो कार्गो और कमर्शियल शिप्स हैं वो इस रास्ते को अवॉइड कर रही हैं और वो लॉन्गर रूट्स लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि इस वक्त कोई कंपनी इस रूट पर कश्तियों की इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। और अभी रिसेंटली 3 सेलर्स मारे गए हैं, जो कि क्लियरली इस कॉन्फ्लिक्ट की शिद्दत को जाहिर कर रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। और हूसीज भी जिसे कहते हैं ना कि सीना तान कर सामने खड़े हो गए हैं यूके और यूएस फोर्सेस के कि जो करना है कर लो। अब एक बैटल का आगाज़ हो गया, लाइव बैटल का आगाज़ हो गया है।
उनके मिसाइल आ रहे हैं और वो लाइव उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कुछ मिसाइल उनकी कश्तियों पर जाके लग जाते हैं, कुछ को वो रोक लेते हैं। इसलिए अभी इन्होंने क्लेम किया है कि हमने 2 दर्जन से ज़ायद इनके मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया है, ये सेंटकॉम वाले कह रहे हैं। इसमें इनकी मदद फ्रांस और यूके की नेवीज़ ने भी की है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हुसीज़, यूके, यूएस और फ्रांस की फोर्सेस का इतना बड़ा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या हुसीज़ को यूके, यूएस और फ्रांस आसानी से ज़ेर कर लेंगे? क्या हुसीज़ रेड सी के अंदर इनको तंग करने में कामयाब रहेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।